आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे, यानी कि यह एक मॉडल पेपर होता है जो यहाँ पर हम हिंदी के सभी 37 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे व्याख्या सहित। तो जो भी साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे सभी दोस्त जो लोग यूपी ट्रिपल एससी या यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए साथियों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या विसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि उसको जो है स्वर कहा जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। और हिंदी में दोस्तों स्वर वर्णों की कुल जो संख्या है वह 11 है और सभी स्वर जो है वह स्वतंत्र होते हैं। तो आप जो है स्वर के बारे में इतनी जानकारी जो है आप रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। यानी कि हमको इन जो 4 स्टेटमेंट है उसमें जहाँ पर विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है उसी को बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें हम देखेंगे कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह जो है गलत है। अब इसको भी पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने हैं, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यह भी गलत होगा। और नए के बीच में अल्प विराम दिया गया है, तो साथियों यह भी गलत होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 लिखा है यहाँ पर विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वह सही हुआ है। यानी कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए के बीच में योजक चिन्ह है, खिलौने, फिर अल्प विराम, कपड़े और जूते हैं। तो विकल्प जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 हम यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। यानी कि संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर और सर्वनाम के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिंग निर्धारण है वह विकल्प यानी कि संज्ञा के आधार पर किया जाता है। हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वह संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों उत्तर की दृष्टि से असंगत हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो लिंग निर्धारण है वह संज्ञा के आधार पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 12, 10, 11 और 9। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि हिंदी में जो कुल सर्वनाम है वह 11 होते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं कि हिंदी में कुल जो 11 सर्वनाम है। और दोस्तों सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उनको जो है सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत में जैसे कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या शब्द आते हैं सर्वनाम के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि हिंदी में कुल जो है 11 सर्वनाम होते हैं और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, वाह्य विशेषण और असामान्य विशेषण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि प्रविशेषण को जो कामता प्रसाद गुरु जी ने अंतर विशेषण कहा है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा और उसके बारे में देखते हैं कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। तो आप यह सभी साथी ध्यान रखेंगे कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसको जो है प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे एक स्टेटमेंट है कि मोहन बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर जो है विशेषण है, लेकिन जो है सुंदर की भी एक विशेषता है कि वह बहुत सुंदर है, तो बहुत जो है यहाँ पर प्रविशेषण की तरह प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप जो है प्रविशेषण को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसको जो है प्रविशेषण कहते हैं और प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने अंतर विशेषण कहा है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3, 2, 4 और 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं।
एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया को भी देख लेते हैं। तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरणार्थ अगर हम देखें कि श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम जो है करता है, खाने के साथ उसका कर्तृ रूप से संबंध है। प्रश्न होता है कि क्या खाता है, तो उत्तर है दोस्तों आम। तो यहाँ श्याम के खाने का जो फल है वह आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसलिए खाना जो है वह सकर्मक क्रिया है। अब दोस्तों अकर्मक क्रिया कैसी होती है, आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है, तो आप प्रश्न पूछेंगे कि श्याम क्या करता है, तो श्याम सोता है, इसके अलावा कोई और उत्तर नहीं होगा। तो ऐसी क्रियाएं जो है वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद याद रखेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया है जिसका फल जो है कर्म पर पड़ता है, और अकर्मक क्रिया में दोस्तों कोई भी फल जो है कर्म पर नहीं पड़ता है, आप जो है याद रखेंगे। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि जो भी साथी नए हैं पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप सभी साथी पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी चैनल को शेयर कीजिए। यहाँ पर हम हिंदी का जो मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, यह आप सभी साथी कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, यूपी SSC, UPSI, यूपी पुलिस, लेखपाल, होमगार्ड, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न जो है परीक्षाओं के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, सिलेबस होता है। सिलेबस जो होता है जैसे हिंदी का सिलेबस, तो हिंदी से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे लेखपाल हो चाहे यूपी पुलिस से। तो आप इस तरह से बांट करके पढ़ाई मत करिए, आप जो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए और परीक्षा के नाम से आप पढ़ाई मत कीजिए। तो आइए साथियों अगला प्रश्न हम देखेंगे कि वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा है, क्या विशेषण, विशेषण, संज्ञा और अव्यय। तो यहाँ पर बताना है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों कि वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो वाक्य में ऐसा है वह क्या है, तो ऐसा दोस्तों यह विकल्प डी यानी कि यह एक अव्यय है। यहाँ पर ऐसा जो है यह अव्यय है। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा जो है रीतिवाचक अव्यय है। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित और विकारी रहते हैं, इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। जैसे आज, किंतु, परंतु, तब, जरा, ऐसे, वैसे, और, क्योंकि, जो कि इत्यादि। तो ये सभी शब्द कैसे होते हैं दोस्तों, अव्यय होते हैं, यानी कि जिनका मूल रूप कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों यहाँ पर कि लिंग के आधार पर असंगत शब्दयुग में यानी कि श्रीमान, श्रीमती, युवा, युवती और विद्वान का विदुषी और दाता का दत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि दाता का दत्री, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है दाता का दत्री न होकर दात्री होता है, दात्री। तो ये जो है सही है रूप है। बाकी श्रीमान का श्रीमती यह भी सही है, विद्वान का विदुषी और युवा का युवती ये सभी सही है। तो हमको असंगत बताना है, तो दाता का दत्री। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों बताना है कि चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि चाय का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, ज्ञानू रोया और ज्ञानू सो गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि ज्ञानू रो रहा था, यह जो है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण होता है। ज्ञानू रो रहा था, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है। ऐसी भूतकालिक क्रियाएं जिसके समाप्ति का पता नहीं चल पा रहा हो अपूर्ण भूतकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राधिका नाच रही थी, बच्चा सो रहा था, ज्ञानू रो रहा था, यह सभी जो है अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है और धूप में चला नहीं जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि धूप में चला नहीं जाता है, यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। वाक्य धूप में चला नहीं जाता भाववाच्य है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन होता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं दोस्तों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे जो है वह भाववाच्य कहा जाता है।
अब दोस्तों अपकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म पर फल नहीं पड़ता है, यानी कि धूप में चला नहीं जाता है, यानी कि यह क्रिया जो है सेल्फ हो रही है, इसमें कोई कर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो है भाव की प्रधानता है कि धूप में चला नहीं जाता है, तो यहाँ पर इसलिए जो है यह भाववाची का उदाहरण होगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 12 हम देखेंगे कि कारक के भेद हैं 5, 6, 7 और 8। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कारक से है यह। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अब जिस किसी वाक्य या मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य को अन्य पदों विशेषतः क्रिया के साथ जो संबंध होता है उससे कारक कहते हैं। और हिंदी में कारकों की संख्या जो है वह 8 मानी गई है, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण तथा संबोधन जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आर्द्रक लिखा है, आर्द्रक का तद्भव बताना है, यानी कि आर्द्रक जो है एक तत्सम शब्द है दोस्तों। तो आर्द्रक का जो तद्भव होगा दोस्तों, यह सभी हम सभी जो है घरों में भी यूज करते हैं। अदरक, यानी कि अदरक जो है वह तद्भव शब्द है और आर्द्रक जो है यह तत्सम शब्द है। बाकी दोस्तों यहाँ पर और कुछ हम तद्भव तत्सम को देख लेते हैं। आर्द्रक का जो तद्भव होता है अदरक, अग्नि का तद्भव आग, रात्रि का रात, ज्येष्ठ का जेठ, क्षार का खार और अच्छी जो है आँख तद्भव है और अच्छी जो है यह तत्सम शब्द है जो आँख के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे दोस्तों कि अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ, अ, अनु और अन। तो उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगते हैं दोस्तों। तो अनुगामी में साथियों जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह विकल्प सी, यानी कि अनु उपसर्ग लगा हुआ है। आगामी शब्द में अनुपसर्ग है और उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न नंबर 15 हम देखेंगे कि रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है बताना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि ईमा प्रत्यय लगा है। कौन सा? ईमा प्रत्यय, यानी कि रक्तिमा शब्द में ईमा प्रत्यय है। रक्त, धन, ईमा, रक्तिमा और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लालिमा, तो लाल में ईमा प्रत्यय लगा है, तो यह जो है लालिमा में भी ईमा प्रत्यय लगा है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे दोस्तों कि अनुराग का विलोम है विराग, सुहाग, विहोग और विहंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प, यानी कि अनुराग का जो विलोम होता है वह विराग होता है। अनुराग का विलोम जो है विराग होगा और वियोग का जो विलोम है दोस्तों वह है संयोग होगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है दोस्तों कि अनय का जो है विपरीतार्थक क्या होगा। आदि, ऊपरी, अनग और नय। तो दोस्तों अनय का जो विपरीतार्थक होगा वह नय होगा। बाकी आदि का अंत होता है, ऊपरी का अध होता है और अनग का अग जो है विलोम होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि वह विकल्पों में दिए गए कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है, तो पास का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों बताना है। और जब भी नकारात्मक चीज़ें आ जाए तब आपको विशेष ध्यान देना होता है उस प्रश्न पर कि मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है, पास का जो है पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि पास का दूर। दूर तो जो है पास का विलोम है, न कि पर्यायवाची है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताना है ढोंग, पाखंड, ढकोसला और दर्प। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि आडंबर का पर्यायवाची दर्प नहीं है। बाकी ढोंग, पाखंड और ढकोसला यह सब जो है आडंबर के ही पर्यायवाची हैं। अब दोस्तों जो दर्प शब्द है यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया था। तो दर्प का पर्यायवाची जो है वह अहंकार, अभिमान, घमंड इत्यादि होता है। तो दर्प का जो है पर्यायवाची वह घमंड, अभिमान और अहंकार होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। गुलाब, चमेली, बेला और रातरानी। तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि बेला जो है वह अनेकार्थी शब्द है। दिए गए शब्दों में बेला अनेकार्थिक शब्द है। बेला शब्द के अर्थ होते हैं जैसे समय, एक फूल, कटोरा, लहर इत्यादि। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर शब्द युग्म है और अर्थ और भेद उनका दिया है। तो पहला विकल्प देखेंगे कि अनिल का अर्थ हवा और अनल का अर्थ आग। तो यहाँ पर सही नहीं है, वह बताना है अंश का हिस्सा और अंश का कंधा, अपेक्षा का आशा, उपेक्षा का निरादर, अवलंब का अधर और अविलंब का विलोकित। तो
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि इस विकल्प में दिया गया अर्थभेद सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अवलंब का अर्थ होता है वह सहारा होता है और अविलंब का अर्थ जो होता है वह तुरंत यानी कि क्विक। बाकी और जो है विकल्प सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि निम्न वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। परलोक से संबंध रखने वाले को हम क्या कहेंगे दोस्तों? पुरलौकिक, समलौकिक, पारलौकिक और पारलौकिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि परलोक से संबंध रखने वाला पारलौकिक कहलाता है, यानी कि विकल्प डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि जिसका मूल्य न आंका जा सके वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? अमूल्य, बहुमूल्य, मूल्यवान और मूल्यहीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प है, यानी कि जिसका मूल्य न आंका जा सके वह अमूल्य कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे दोस्तों कि यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि जब अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि जो है गुण स्वर संधि कहलाती है। अब यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि जब अ या आ के पश्चात छोटी बड़ी, छोटा उ या बड़ा उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। यह गुण संधि के अंतर्गत आता है। जैसे देवधनिंद्र, देवेंद्र, देवधनीश, देवेश और देवधन ऋषि, देवर्षि। तो यह सभी जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि आपाद मस्तक जो है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि कौन से वाक्य की वर्तनी जो है वह अशुद्ध है? यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, और यौवन वह अकाल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि यौवन वह अकाल है जब चरित्र का निर्माण होता है, यह गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तनी बताना है तो निर्माण गलत है, क्योंकि यहाँ पर निर्माण होगा, निर्माण न की जगह ड होगा, ठीक है, निर्माण। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी होगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 27 हम देखेंगे कि रस के अवयवों की संख्या कितनी है? 9, 4, 8 और 7। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि रस के अवयवों की संख्या वह जो है 4 है। तो यहाँ पर यह ध्यान देखेंगे कि रस के बारे में नहीं पूछा गया, रस के अवयवों की संख्या पूछा गया है, न कि यह पूछा गया है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस के जो अवयव हैं वह 4 होते हैं। उसमें जो पहला होता है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा स्थायी भाव और चौथा संचारी या व्याभिचारी भाव। तो यह जो है रस के मुख्य 4 अवयव हैं। अनुष्टुप है क्या? एक छंद है, एक रस है, एक अलंकार है, एक गुण है। तो दोस्तों यह जो एक छंद का प्रकार है, तो अनुष्टुप जो है एक छंद का प्रकार है। अब प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि तुलसीदास सिदत निस्दिन देखत तुम्हारे निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है, यानी कि यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पंक्ति में जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें तो, दो और 9 वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, और यह सुनने में अत्यंत प्रिय लगता है। तो यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे दोस्तों कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि लंदन, ब्रिटेन में। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन, ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 ईस्वी को भारत के नागपुर शहर में हुआ था। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख, धनवान, माँ बाप का न होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि किसी तरह का जिम्मेदारी का न होना। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ होता है।
बूंद बूंद से घट भरे, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो है बूंद बूंद से घट भरे, और यहाँ पर प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए, जो है यह लोकोक्तिपूर्ण है। और यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि थोड़ा थोड़ा करने से बड़े बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं तथा थोड़ा थोड़ी हानि होने से एक दिन सारा काम बिगड़ जाता है। यानी पूरा जो लोकोक्ति जब कंप्लीट हो जाएगी तो यह बनेगी कि बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे दोस्तों कि आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? 1375, 1900, 1700 और 1050। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि 1050 से माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो दिया गया काल विभाजन है वह उन्होंने आदिकाल को 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल को 1375 से 1700 और उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 और आधुनिक काल को 1900 से अभी तक उन्होंने विभाजन किया है। अब दोस्तों अगले प्रश्न जो है यह आपको अनसीन पैसेज यानी कि गद्यांश से देने हैं। तो आप सभी को मैंने टेलीग्राम पर जो है वह अपना अपलोड कर दिया हूँ प्रैक्टिस सेट, तो आप वहाँ से भी पढ़कर और इन प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। लेकिन आइए फिर भी मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ कि देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट पूरा लिखा होगा दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का यह उत्तर विकल्प जो है सही उत्तर होगा। आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है दोस्तों? तो इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि ऐसा मानना जो है वह मृत्युंजय का है। किसका? आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा जो है वह मृत्युंजय का मानना है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे कि व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। तो जैसा कि मैंने उपसर्ग को बताया कि अमूल शब्द के पहले लगते हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प बी और सु, यानी कि व्याधि में वी और सुयोग में सु उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे कि संघमित्रा और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे, यह जो है संघमित्रा और मृत्युंजय के विषय में सही विकल्प है। तो दोस्तों इस तरह से हमने हिंदी के मॉडल पेपर 4 के सभी 37 प्रश्नों को व्याख्या सहित देखा। तो आप सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, क्योंकि जैसे ही कोई अगला वीडियो डाला जाए तो ऐसे वह आपको नोटिफाइड हो जाए। तो आप सभी साथी जो है वीडियो को अंत तक देखें, आप सभी का आभार। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जो यूपी पुलिस या यूपी की किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।